नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आज हम जेईई सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2016 के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर का पहला प्रश्न है, ढींगला भिडरिया नाथ द्वारिया है तो ये मेवाड़ में प्रचलित सिखों के नाम हैं। इसके अलावा मेवाड़ में स्वरूप शाही, शाह आलमी और सिक्का एलची भी प्रचलित था। सिक्का एलची मुगल काल में प्रचलित में आने वाला सिक्का था, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो इस प्रकार का भवन बालाथल पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। बालाथल उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित है और 1993 में वी.एन. मिश्र ने इस पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। बालाथल के बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 4000 वर्ष पुराना एक मानव कंकाल मिला है, जिससे कुष्ठ रोग के बारे में पता चलता है। अर्थात ये जो बालाथल सभ्यता है, यहाँ पर भारत में सबसे पुरातन कुष्ठ रोग का प्रमाण मिलता है। और बालाथल है ये ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति मानी जाती है। वेदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? तो ये पुस्तकें जोरावर सिंह बारठ की हैं। जोरावर सिंह बारठ शाहपुरा भीलवाड़ा के बारठ फैमिली से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। यद्यपि इनका पैतृक गांव शाहपुरा भीलवाड़ा है। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई हैं और प्रताप सिंह बारठ के चाचा हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा का बारठ परिवार राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का ऐसा परिवार है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए, देश को ब्रिटिश पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन है वो उन्होंने समर्पित कर दिया था। और जोरावर सिंह बारठ दिसंबर 1912 का होर्डिंग बम कांड था, उसमें भी सम्मिलित थे। इस बम कांड के बाद में ये दिल्ली से भागकर मध्य प्रदेश की ओर चले गए और जीवन भर उन्होंने एक वैरागी सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, जिसमें इनका नाम अमरदास वैरागी साधु मिलता है। तो अमरदास वैरागी साधु के रूप में जोरावर सिंह बारठ ने अपना जीवन व्यतीत किया था, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। इसके अलावा जो ये डेट है 12 सितंबर 1883, तो 1883 की डेट जब हम देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। इसी वर्ष गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 को। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा की भी स्थापना 1883 को ही की थी उदयपुर में। साथ ही 12 सितंबर की डेट है, तो इस दिन भी विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन होता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। तो इस प्रकार से विभिन्न डेटों को आप अगर इंटरलिंक करते हुए पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। मटक बिछायत चू सराय क्या थे? तो राजस्थान में स्थानीय करों यानी लोकल टैक्सेस के नाम है मटक बिछायत चू सराय। बछावतों रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये हवेली बीकानेर में स्थित है। बीकानेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है और ये जो बीकानेर में बछावतों की हवेली है, ये बीकानेर की सभी हवेलियों में सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। 1593 में इस हवेली का निर्माण बीकानेर के कर्ण सिंह बछावत के द्वारा करवाया गया था। बीकानेर की इन हवेलियों की एक विशेषता है, इस हवेलियों में लाल पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है और इन हवेलियों में मुगल और यूरोपीय
चित्रशैली का प्रभाव है देखने को मिलता है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है तो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और महानालेश्वर मंदिर है, यह भी भूमिज शैली का ही मंदिर माना जाता है। इसके अलावा झालरा पाटन का सूर्य मंदिर है, यह भी भूमिज शैली का मंदिर माना जाता है। भूमिज शैली वैसे मंदिर स्थापत्य की एक शैली है, यह नागर शैली की उपशैली मानी जाती है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ है, यह बिल्कुल सही है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, यह कथन सही नहीं है। इन्होंने 12 वर्ष तक साधना तो की थी, लेकिन कतरियासर स्थान पर ना करके इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक साधना की। उसके बाद में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने कतरियासर नामक स्थान पर सन 1506 ईस्वी में जीवित समाधि ले ली। और इनके जो उपदेश हैं सिंबू दड़ा और कोडा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। और इन्होंने जसनाती संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया था। इस संप्रदाय में कुल 36 नियमों की आचार संहिता है और इन 36 नियमों की आचार संहिता को मानने वाले लोग जसनाती कहलाते हैं। साथ ही जसनाती संप्रदाय का एक नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। यह नृत्य जसनाती सिद्धों के द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ माना जाता है और ये 1260 ईस्वी का चित्रित ग्रंथ माना जाता है और ये मेवाड़ के शासक तेज सिंह के काल में प्रकाश में आया था। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रचनाकारों और रचनाओं का नाम है मतीराम ललित ललाम सही है, नरहरिदास अवतार चरित्र सही है, दयाबाई दयाबोध सही है, सोमनाथ सुजान चरित्र, ये डी वाला विकल्प है ये गलत है। सुजान चरित्र के रचयिता सुदन थे। इस ग्रंथ में भरतपुर के शासक सुजान सिंह के युद्धों का वर्णन मिलता है। दयाबाई चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख संत महिला है जिन्होंने दयाबोध ग्रंथ की रचना की है। चरणदासी संप्रदाय में सहजोबाई भी एक संत महिला हुई है। दयाबाई और सहजोबाई का वर्णन मिलता है। तो सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथि नामक ग्रंथ लिखा है, जबकि दयाबाई ने दयाबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो यह त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस त्योहार को आप किस प्रकार से याद रखेंगे? यहाँ पर नाम आया है जल झूलनी। जल झूलनी मतलब जल में स्नान करना। तो आप इसको इस तरह से इंटरलिंक कीजिए कि जल सबसे ज्यादा कब बरसता है, कब आता है? तो भाद्रपद में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जल बरसता है और बारिश के जल में हम नहाते भी हैं, झूलते भी हैं। तो आप इस तरह से याद रखिए कि जल झूलनी, झूलना नाम आ गया तो भाद्रपद शुक्ला एकादशी। और जो भी महत्वपूर्ण एकादशी है जैसे देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, ये सभी एकादशी शुक्ल पक्ष में जो आती है वही एकादशी है, वो महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी, इसके विपरीत देवशयनी एकादशी आती है। ये एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है, ठीक है ना। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी और श्रावण शुक्ल की जो एकादशी आती है उसे पितृदा एकादशी कहा जाता है।
और आश्विन शुक्ल एकादशी को पापाकुंसी एकादशी कहा जाता है। यानी कि इस एकादशी को आप अगर व्रत धारण करेंगे तो आपके जितने भी पाप हैं, आपने जितने भी बुरे कर्म किए हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की पौराणिक मान्यता है, वो मिलती है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हस्तकला और उनसे संबंधित स्थानों के नाम दिए हैं। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, तो ये 1 नंबर वाला विकल्प है, यही सही सुमेलित नहीं है। मामा जी के घोड़े जालोर के हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं। अगर इसकी जगह हरजी गांव लिखा होता तो ये विकल्प सही होता। दाबू प्रिंट अकोला की प्रसिद्ध हैं, अकोला चित्तौड़। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ बूंदी में होता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन रास बिहारी बोस ने कहा था। रास बिहारी बोस भी भारत के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। जो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तो उसमें भी ये सक्रिय रूप से भागीदार थे। और केसरी सिंह बारट की बात करें तो केसरी सिंह बारट शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। और इनके जो छोटे भाई हैं, जिनका हमने अभी डिस्कस किया, उनका नाम जोरावर सिंह बारट और इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट है। और इसी प्रताप सिंह बारट पर इन्होंने प्रताप चरित्र नामक एक रचना भी लिखी है। तो ये जो रास बिहारी बोस ने कथन कहा है इनके बारे में, ये बिल्कुल ही सार्थक और सही प्रतीत होता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी, माता, भाई इत्यादि पूरे परिवार सहित देश के स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। और अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों में भी इन्होंने राष्ट्रभक्ति की भावनाएं जागृत की, जो अंग्रेजों के साथ जाना चाहते थे, अंग्रेजों के पक्ष में जाना चाहते थे। आपने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के बारे में तो सुना ही होगा। वो अंग्रेजों द्वारा आयोजित दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दरबार जाने से रोक दिया था। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से भी देश की आजादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबड़ के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो गजबड़ के लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थानी भाषा को सांविधिक दर्जा दिलाने के लिए काफी मांग उठाई थी, तो इसलिए ये काफी चर्चा में रही थी। और इन पर एक विदेशी महिला ने पुस्तक भी लिखी थी, इनकी जीवनी भी लिखी थी। उनका नाम मिलता है फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। कोमल कोठारी का भी जिक्र है। तो कोमल कोठारी राजस्थान की जो भी लोक कला है और राजस्थान की संस्कृति है, उनका इन्होंने काफी संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और बोरुंदा जोधपुर में जो रूपायन संस्था है, इनकी स्थापना करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कोमल कोठारी की ही है। यानी कि बोरुंदा के रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी को ही माना जाता है। विजयदान देथा की बात करें तो इन्हें बिज्जी शॉर्ट नाम से भी पुकारा जाता है। इन्होंने बातारी फुलवारी, अलेकू हिटलर, तीडो राव जैसी रचनाएं लिखी हैं। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो 1832 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। और इस दरबार में जोधपुर के शासक ने भाग नहीं लिया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। कई बार पूछा जाता है कि 1832 के बेंटिंग के अजमेर दरबार में राजस्थान के किस रियासत ने भाग नहीं लिया? तो जोधपुर रियासत ने भाग नहीं लिया था। और उस समय जोधपुर के शासक थे
मान सिंह। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, यानी कि कृष्णदत्त पालीवाल इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरी इंदुलाल इस प्रजामंडल के सदस्य रहे हैं। और इस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। और अमृतलाल पायक ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित हैं, यानी कि 1945 में जब प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उनके गठनकर्ता और अध्यक्ष अमृतलाल पायक ही थे। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंडित नरोत्तम लाल जोशी के अलावा भी शेखावटी में ठाकुर देशराज, रामनारायण चौधरी, हरलाल सिंह खर्रा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आदि लीडर्स के नेतृत्व में अनेक प्रकार के किसान आंदोलन हुए थे, जिसमें कुछ हत्याकांड भी हुए थे, जैसे जय सिंहपुरा हत्याकांड जो शेखावटी क्षेत्र का काफी चर्चित हत्याकांड रहा था। और किशोरी देवी के नेतृत्व में यहाँ पर 10,000 जाट महिलाओं के द्वारा कटराथल किसान आंदोलन का भी नेतृत्व प्रदान किया था। तो शेखावटी किसान आंदोलन के संबंध में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो आजादी के समय राजस्थान भारतीय संविधान के अनुसार बी श्रेणी का राज्य था। आजादी के समय भारत में कुल 4 कैटेगरी के राज्य थे: ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी के अंतर्गत ऐसे राज्यों को शामिल किया गया था जो कि स्वतंत्रता से पहले सीधे ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। और बी श्रेणी में ऐसे राज्य थे जो कि स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने हुए थे, और राजस्थान भी इसी श्रेणी का हिस्सा था। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर स्टेट्स शामिल थे। जिस प्रकार से वर्तमान में जो 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक उसी प्रकार के चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे, जिसमें राजस्थान में भी एक था जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा मिलता है। और डी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्र उपनिवेशों को रखा गया था। लेकिन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसके अनुसार ये राज्यों की विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया। केवल 2 ही श्रेणी रखी गई, जिसमें एक श्रेणी तो जो स्वतंत्र राज्य है वो, और दूसरी श्रेणी है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऐसे प्रदेश, ऐसे स्टेट्स जिन पर केंद्र का सीधा शासन होगा। तो वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य कैसे हुए कि जून 2014 तक भारत में कुल 28 राज्य थे। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। जून 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना और देश में कुल 29 राज्य हो गए थे। ठीक है, तो 2014 से भारत में कुल 29 राज्य हो गए थे। उसके बाद में अगस्त 2019 में भारत सरकार ने संसद में एक बिल रखा जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके अनुसार जम्मू और कश्मीर एक राज्य की बजाय 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त होगा। और ये जो बिल है ये 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्टिव हो गया था, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और जो 29 राज्य थे उससे जम्मू कश्मीर अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया। तो राज्यों की संख्या है वो 28 हो गई। ठीक है, और पहले जो केंद्र शासित प्रदेश वो 7 थे, 7 के साथ में 2 ऐड हो गए तो ये 9 हो गए। ठीक है, तो अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य थे।
उसके बाद में नवंबर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक और बिल पेश किया और उस बिल के अंतर्गत दमन और दीव और दादरा एंड नगर हवेली को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी के रूप में मर्ज करने का प्रावधान रखा गया और यह बिल 26 जनवरी 2020 को इफेक्टिव हो गया और 26 जनवरी 2020 के बाद जो दमन और दीव एंड दादरा और नगर हवेली है, ये दोनों एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मर्ज हो गए। इसलिए वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या है वो 9 से घटकर पुनः 8 हो गई। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और ये मैंने आपको चीजें इसलिए बताई है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अपने देश के बारे में इस प्रकार की बेसिक बातें हैं वो याद होनी बेहद ही जरूरी है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो दयानंद सरस्वती जी ने राजस्थान की पहली यात्रा जून 1865 में की थी। दयानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक हुए हैं और इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। हमने पहले डिस्कस किया कि 1883 में इन्होंने संत सभा की भी स्थापना की थी। इनका जन्म है वो गुजरात में हुआ था और इनका मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए जैसे प्रसिद्ध नारे दिए थे और सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था और इनका कुछ भाग है वो इन्होंने उदयपुर प्रवास के दौरान भी लिखा था। नेक्स्ट है मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यद्यपि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी, लेकिन मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना है तो विष्णुलाल पंड्या ने की थी। ये स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से ही इन्होंने यहाँ पर की थी। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान एकीकरण के चरण और एकीकरण दिनांक। ऑप्शन 1 है तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये सुमेलित है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, तो चतुर्थ चरण जिसका नाम मिलता है ब्रज राजस्थान और इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, ना कि 1948 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी पंचम चरण का गठन 15 मई 1949 को हुआ था और षष्ठम चरण का गठन है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का गठन कब हुआ और इसकी डेट क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में JEN सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2016 के पेपर में हमने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये लास्ट वीडियो है। 1-2 दिन बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाया। मैंने सोचा कि जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनमें राजस्थान कला, संस्कृति, साहित्य के सभी प्रश्न है वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर मैंने पुनः वेबसाइट पर देखा, पूरे के पूरे पेपर्स को देखे तो उनमें एक पेपर और मिल गया, तो सोचा कि इनका भी डिस्कस कर लेते हैं। और पिछले जो वीडियो में मैंने आपको प्रश्न पूछा था उन प्रश्नों का भी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए। आप सभी के कमेंट्स तो मैं अभी नहीं पढ़ सकता क्योंकि कमेंट पढ़ने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, जिससे वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। तो मैं आप सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा, जिनमें कुछ मित्रों के नाम हैं चौधरी बराक ओबामा। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संत कवयित्री मीराबाई के बारे में वर्णन किया, बहुत ही काबिले तारीफ है।
अशोक जी बिश्नोई, आपने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। नरेंद्र जी जाखड़, परम बारूपाल, रमेश मनिहारी, हर्षाराम ढाका जंवर, कमलेश गुर्जर, मुन्नीलाल सैनी, मनोज कुमार, सत्यवीर जी मीना, पवन कागत, गिरिराज शर्मा, ललित जी मुबासरा, रमेश जी सहारण, कमलेश कुमार जी, नवाब खान इत्यादि सभी मित्रों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीराबाई के बारे में लिखा है, जो पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी मित्रों का दिल की अनंत गहराइयों से शुक्रिया। आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको शाहपुरा के बारट परिवार के बारे में डिटेल से लिखना है। आप केसरी सिंह बारट की रचनाएं लिख सकते हैं। केसरी सिंह बारट के बारे में, प्रताप सिंह बारट के बारे में, जोरावर सिंह बारट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको याद हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से लिखिए, क्योंकि यह चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी बातें आप उनके बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरीके से लिखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।